In today's lecture, we will continue with our presentation on soil. The topic that we will discuss in this presentation is soil displacement by natural and human accelerated processes. So what is soil displacement? What is soil erosion? Soil erosion is the displacement of the upper layer of soil, one form of soil degradation. This natural process is caused by the dynamic activity of erosive agents, that is water, ice, snow, air, plants, animals, and humans. Soil erosion is caused by natural or human activities. Natural processes that cause soil erosion include water flowing downhill, wind, while human activities such as overcropping, overgrazing, and deforestation cause soil erosion. Natural soil erosion. Soil erosion caused by water and wind occurs naturally at low rates all the time. So हर वक्त पानी और हवाएं, बारिश, हवा, ये जो physical processes हैं, they are causing soil erosion all the time. लेकिन ये जो soil erosion है जो कि naturally take place करती है, this soil erosion occurs at low rates, यानी कि जितना soil erode होता है तो उतना ही soil form भी हो जाता है by means of natural processes. Periodic large displacements in nature result from great floods, glaciers, volcanic eruptions. इसके अलावा कभी कभार बहुत बड़े पैमाने पे भी सॉइल की डिस्प्लेसमेंट होती है, सॉइल की इरोजन होती है, और ये डिस्प्लेसमेंट इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं. These causes include great floods, glaciers, volcanic eruptions. Areas that lose soil faster than new soil is formed generally suffer reduced productivity and other detrimental effects. तो ऐसे इलाके जहाँ पे सॉइल का लॉस बहुत तेज है और जो नया सॉइल है उसका बनना, उसकी फॉर्मेशन स्लो है, तो ऐसे इलाकों में प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, डाइवर्सिटी भी कम होगी. Areas receiving too much soil may also be negatively affected. और कभी कभार ऐसे एरियाज, ऐसे इलाके जहाँ पे सॉइल फ्लो करके पहुंचता है, तो ये इस तरह के इलाके भी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं. यानी यहाँ पे हम सोर्स और सिंक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, उसकी बात हो रही है कि सोर्स जहाँ से सॉइल का लॉस हो रहा है, अगर वो लॉस फास्ट है एज कंपेयर टू द न्यू सॉइल फॉर्मेशन, तो दैट वुड बी डेट्रीमेंटल, नुकसानदेह होगा. इसी तरह से सिंक यानी वो एरियाज जहाँ पे सॉइल पहुंच रहा है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉइल में पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स मौजूद हैं तो वो किसी दूसरे इलाके में, सिंक में, किसी ऐसे इलाके में पहुंच के नुकसान पहुंचा सकता है. However, usually fertility is enhanced when soils are washed down from hills into river valleys and deltas or are deposited on prairies by wind. अमूमन फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इनहैंस होती है, इंक्रीज होती है जब सॉइल्स पहाड़ों से या पहाड़ियों से फ्लो करके बारिश के पानी के थ्रू या दरियाओं के पानी के थ्रू डेल्टाज में पहुंचते हैं. तो इस डेल्टास के सॉइल फर्टाइल हो जाते हैं इस नए सॉइल के आने की वजह से. इसी तरह से प्रेरीज में या ग्रासलैंड्स में, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज में स्पेशली, हवा के थ्रू जो सॉइल डिस्प्लेसमेंट होती है वो प्रेरीज को या ग्रासलैंड्स को, उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है. सो अभी हमने पाकिस्तान में एरेबल लैंड की एग्जांपल पढ़ी कि एरेबल लैंड इंडस का डेल्टा है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है. इसकी बुनियादी वजह यह है कि मेजर सब्सिडी इज द फ्लड, द इंडस फ्लड्स,
ये फ्लड्स हर साल नई मिट्टी लेके पहाड़ों से इस डेल्टा में डिपॉजिट करते हैं और इस तरह से फ्लड्स सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. As is the case for so many natural processes, humans tend to accelerate soil erosion, often to our long-term detriment. यानी जैसे कि इंसान और भी बहुत से नेचुरल प्रोसेसेस के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, इसी तरह से इंसान सॉइल इरोजन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं और इसका हमें एक इंसानियत के लिए एक लॉन्ग टर्म नुकसान होगा. So these are two examples. The first example is that of soil erosion by wind. The second example is that of soil erosion by glaciers. Anthropogenic soil erosion. Anthropogenic का मतलब है human caused soil erosion. So there are three processes: overgrazing, overcropping or deforestation that can lead to desertification. यानी तीन प्रोसेसेस हैं जो कि इंसानों की वजह से, इंसानी एक्टिविटीज की वजह से तीन प्रोसेसेस हैं जो कि सॉइल इरोजन का बायस बनते हैं और डेजर्टिफिकेशन की तरफ लीड करते हैं. ये तीन प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? दीज आर ओवरग्रेजिंग, ओवरक्रॉपिंग और डिफॉरेस्टेशन. The spread of desert-like lands due to these human activities also accelerate natural erosion of the soil. तो अब हम one by one इनकी बात करेंगे. Overgrazing. Overgrazing is the animals, domestic animals, farm animals that are kept by man, that are kept by human beings. These animals, when they graze communal lands, ठीक है, कम्युनल लैंड्स वो लैंड्स हैं, कम्युनिटी लैंड्स हैं जो कि पूरी कम्युनिटी जिनको ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल करती है. तो ऐसे लैंड्स पे जब ओवर ग्रेजिंग होगी तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होगी. तो हम देख सकते हैं कि अमूमन हमारे पास्चर्स पहाड़ी इलाकों में होते हैं. तो ये जो पहाड़ी इलाकों में जहाँ जहाँ पास्चर्स होंगे, जहाँ जहाँ पे ग्रेजिंग होगी, जानवर को ले जाया जाएगा फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस, वहाँ पे स्पेशली सॉइल इरोजन ज्यादा होगी, क्योंकि हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि जो स्टीप स्लोप्स हैं वहां पे सॉइल्स इमेच्योर हैं. तो इस वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन ज्यादा होगी इस तरह के इकोसिस्टम्स में. Overcropping. When land is continuously farmed, the nutrients are drained from the soil, which destroys soil structure and makes it less fertile. तो जिन जमीनों पे हर साल फार्मिंग होगी तो वहां से न्यूट्रिएंट्स ड्रेन हो जाएंगे और ऐसे सॉइल्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ लेस फर्टाइल होते रहेंगे. अब हमने पहले भी पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान में फर्टिलिटी सॉइल्स की कम अभी तक क्यों नहीं हो रही? हजारों साल से ये सॉइल्स क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? इसलिए कि हर साल इन सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स लेके फ्लड्स आते हैं जो कि इन सॉइल्स को हर साल उनकी फर्टिलिटी में इजाफा करते हैं. लेकिन अगर फ्लड्स की सब्सिडी ना मौजूद हो तो किसी भी लैंड को कंटिन्यूअसली फार्म किया जाए तो वहां से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे, एंड द सॉइल स्ट्रक्चर वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड द सॉइल फर्टिलिटी वुड बी ग्रेटली रिड्यूस्ड. सो ओवरक्रॉपिंग के बाद एक और वजह सॉइल इरोजन की डिफॉरेस्टेशन है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे trees protect the soil from erosion. When forest is removed, soil erodes rapidly. So हम यहाँ पे देख सकते हैं these are trees, these are forests. When the forest is removed, soil erodes rapidly. So under normal conditions, soil erosion occurs at same rate as soil production. तो normal conditions में अभी हमने पहले भी बात की कि जितनी soil erosion है उतनी ही अमूमन soil production भी होगी. दोनों processes एक दूसरे को equal balance करेंगे. लेकिन due to human activities, humans sometimes cause erosion to occur faster than new soil can be formed. When people remove ground cover, erosion increases. तो फॉरेस्ट जो हैं वो ग्राउंड को कवर करते हैं. तो हम जब ग्राउंड कवर वेजिटेशन को रिमूव करते हैं, whether these are herbs, whether these are shrubs, whether these are trees, तो soil erosion को हम increase करते हैं. So deforestation is a main cause of soil erosion, equally important to overgrazing and overcropping. So these three processes are very important in soil erosion. So these photographs also show
deforestation and soil erosion. Now, a very important consequence of deforestation, of overcropping, of overgrazing is desertification. अभी हमने बात की कि desertification, these processes they lead to desertification. Desertification means spread of deserts. So हम यहाँ पे इस फोटोग्राफ में, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, the title of the slide is spreading deserts threaten Africa. So ये बात इस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी में वेल एस्टैब्लिश्ड है कि द साउदर्न एज ऑफ द सहारा विच इज द साइज ऑफ सोमालिया हैज बिकम डेजर्ट ओवर द पास्ट 50 years. सो ये बात वेल एस्टैब्लिश्ड है कि डेजर्ट्स दे आर स्प्रेडिंग. फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ सहारा डेजर्ट, एन एरिया एज लार्ज एज सोमालिया हैज बिकम डेजर्ट इन द past 50 years. So the same fate now threatens more than 1/3 of the African continent. The main cause of desertification is not drought. इसकी मेन वजह अफ्रीका में कहत साली नहीं है, बल्कि इसकी वजह क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंड, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो ये वजूहात हैं जिनसे अफ्रीका में desertification बढ़ रही है. So in this figure, in this diagram, we can see that this is the true desert. This is the Sahara Desert, and these are the areas that are at acute or moderate risk of desertification. So these areas are at risk of desertification. Now, control of soil erosion. However, while soil erosion can be accelerated by human activities, it can also be conserved by methods such as windbreaks, reforestation, farm techniques, and stone walls. तो ऑल्दो सॉइल इरोजन जो है वो उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से, लेकिन कुछ ऐसी इंसानी एक्टिविटीज़ भी हैं जिनकी मदद से हम सॉइल इरोजन को रिवर्स कर सकते हैं, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. ये मेथड्स कौन कौन से हैं? दीज मेथड्स इंक्लूड नंबर 1 विंड ब्रेक्स, नंबर 2 रिफॉरेस्टेशन यानी दोबारा से फॉरेस्ट उगाए जाएं, फार्म टेक्निक्स, हम ऐसी फार्म टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी मदद से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, स्टोन वॉल्स. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स. ये यहाँ पे some of the farming methods that reduce soil loss have been shown in this slide. So we can see this method, its title is strip cropping. Strip cropping में क्या किया जाता है कि ground cover plants such as grasses are planted in strips between fields of crops. The strips of ground cover soak up rain and slow runoff. So this is a strip of grass. तो ये strip जो है क्रॉप लैंड के दरमियान उगाई जाती है. इन पौधों का मकसद क्या है कि जब भी बारिश होगी या जब भी पानी दिया जाएगा खेत को, सो दे विल स्लो द रन ऑफ. तो पानी का जो बहाव है उसको ये स्लो करेंगी ये स्ट्रिप्स, और इस तरह से जब बहाव में कमी आएगी तो जो सॉइल है इट वुड बी रिटेन्ड बैक, तो सॉइल का लॉस भी कम होगा. इसके अलावा दिस इज टेरेसिंग. टेरेसिंग में क्या किया जाता है? स्टेप लाइक टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्लोप्स. दे प्रिवेंट रन ऑफ फ्रॉम रशिंग डाउनहिल एंड कैरिंग अवे द सॉइल. सो जब इस तरह से स्टेप्स बनाए जाते हैं तो ये जो स्टेप्स हैं ये भी डाउनहिल मूवमेंट ऑफ वाटर को स्लो करते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं. तो ये जो स्लो डाउन है ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर, इसकी मदद से क्या होता है कि सॉइल विच वाज बिफोर विच वाज कैरिड अवे वो भी जो है रिटेन हो जाएगा और उसका भी लॉस कम से कम होगा. फिर इसके बाद एक और मेथड है नो टिल प्लांटिंग. नो टिल प्लांटिंग के केस में क्या किया जाता है? जब एक दफा फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो पीछे उसकी जो रूट्स हैं उनको रिमूव नहीं किया जाता, वो लगी रहती हैं इस जगह पे. so, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सीड्स आर प्लांटेड इन द ग्राउंड विदाउट फर्स्ट टिलिंग, यानी प्लाउइंग नहीं की जाती है और डायरेक्ट ही सीड्स लगा दिए जाते हैं, हल नहीं चलाया जाता. तो इसके बाद क्या होगा कि द डेड प्लांट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप रिमेन ऑन द ग्राउंड, देयर रूट्स होल्ड द सॉइल इन प्लेस. सो इससे ये होता है कि जब हल नहीं चलाया जाएगा
जमीन की तैयारी नहीं की जाएगी तो उससे क्या होगा, सॉइल लूज नहीं होगा और बारिश और हवा के जरिए सॉइल का लॉस नहीं होगा. सो नो टिल प्लांटिंग इज अ मेथड इन विच देयर इज नो प्लाउइंग and no first tilling, and it also reduces soil loss. फिर कवर क्रॉप्स लगाई जाती हैं. ठीक है, तो fields are planted year round, even in seasons when crops don't grow. The plants cover the soil and hold it in place. फिर इसके अलावा contour cropping है. Crops are planted in curving rows to follow the contour of hills. This slows runoff and reduces erosion. फिर इसके बाद हमने अभी wind breaks की बात की. Rows of trees are planted between fields. The trees they slow down the wind and reduce wind erosion. तो इस तरह से दरख्त लगाए जाते हैं फील्ड्स के दरमियान में. जैसे कि हम देख सकते हैं ये फील्ड्स हैं और इनके दरमियान में दरख्त के पैचेस लगाए गए हैं. तो ये ट्रीज क्या करते हैं, दे स्लो डाउन द विंड एंड दे रिड्यूस विंड इरोजन. So these are some farming methods that reduce soil loss. So this is another example of windbreak and shelter belts. So these are the trees that, and the wind moves in this direction, and these trees they act as shelter belts. They protect the soil from wind erosion. So windbreaks are any structures or trees which break the wind flow and reduce wind speed. So again here we can see the windbreaks. This is a stone wall that controls soil erosion. Now we will discuss soil erosion in the context of United States. The Dust Bowl was a period of severe dust storms that greatly damaged the ecology and agriculture of American and Canadian prairies during the 1930s. So 1930 की दिहाई में अमेरिका में डस्ट बाउल ऑब्जर्व किया गया. ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें सिवियर डस्ट स्टॉर्म्स ऑब्जर्व की गई थ्रू आउट द अमेरिकन एंड कैनेडियन ग्रासलैंड्स, और इनकी वजह से वहां की इकोलॉजी को और एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान पहुंचा. Severe drought and a failure to apply dry land farming methods to prevent wind erosion caused the phenomena. तो जो मेन रीजंस थी, एक तो मेन रीजन थी severe drought, खुश्कसाली थी. दूसरी मेन रीजन थी failure to apply suitable farming methods. ठीक है, ये दो वजूहात थी जिनकी वजह से डस्ट बाउल ऑब्जर्व किया गया. The drought came in three waves in 1934, in 1936, and in 1939 and 40. But some regions they experienced the drought conditions for as many as 8 years. Although के 3 episodes में ये drought observe किया गया, लेकिन कुछ इलाकों में 8 साल तक dust bowl जो है वो extend हो गया. So एक मेजर रीजन हमने यहाँ पे अभी बयान की. मेजर रीजन क्या थी, फेलियर टू अप्लाई ड्राई लैंड फार्मिंग मेथड्स, यानी कि जो फार्मिंग थी उसमें एक फेलियर देखने में आया. ओवर क्रॉपिंग थी, ठीक है, ओवर यूज ऑफ लैंड था, विंड इरोजन बहुत ज्यादा थी, सॉइल एंड डस्ट मूव्ड मेनी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स. तो ये एक सॉइल इरोजन की एक रीसेंट हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें सॉइल इरोजन इस हद तक रैम्पेंट थी कि द विंड्स दे कैरिड सॉइल एंड डस्ट to many thousands of kilometers. अब causes, अभी हमने दो major causes बयान किए. Now we will elaborate, we will explain those causes. So जब first reason क्या थी कि there was an insufficient understanding of the ecology of the plains. Farmers had conducted extensive deep plowing of the topsoil of Great Plains during the previous decade. अच्छा, तो अब जो अमेरिका और कनाडा में फार्मर्स थे, ये फार्मर्स यूरोपियन फार्मर्स थे. दे हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोलॉजी. ये लोग यूरोप से माइग्रेट करके अमेरिका और कनाडा पहुंचे थे क्योंकि अमेरिका एक नया न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट था. तो ये लोग जब यहाँ पे पहुंचे तो दे हैड इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोलॉजी. इनकी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी दे वर अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड द इकोलॉजी ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट. सो इनकी इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने एक्सटेंसिव डीप प्लॉइंग
की सॉइल की, टॉप सॉइल की, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में जो कि अब हमें ये बात पता चलती है कि अब डीप प्लॉइंग नहीं की जाती अमेरिका में और कनाडा में, बल्कि सरफेस प्लॉइंग की जाती है। तो डीप प्लॉइंग की वजह से क्या हुआ कि सॉइल इरोजन, चंद डेकेड्स में सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आई। इसके अलावा एक और वजह क्या थी कि दे आल्सो डिस्प्लेस द नेटिव डीप रूटेड ग्रासेस दैट नॉर्मली ट्रैप सॉइल एंड मॉइस्चर इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ड्राउट एंड हाई विंड्स। तो हाई विंड्स जो हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रेट प्लेन्स का। तो जब वहाँ पे खुश्कसाली के टाइम पे भी जब हाई विंड्स होती हैं तो दे कैन नॉट कैरी अवे द सॉइल बिकॉज दिस सॉइल इज ट्रैप्ड बाय डीप रूटेड ग्रासेस। लेकिन यूरोपियन सेटलर्स ने आके इन डीप रूटेड ग्रासेस को बिल्कुल खत्म कर दिया, उनको डिस्प्लेस कर दिया ताकि वहां पे एग्रीकल्चर किया जा सके। लेकिन इनकी इन एक्टिविटीज की वजह से 1930s में डस्ट बाउल पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक्सपीरियंस किया गया, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अच्छा, एक और वजह थी रैपिड मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म इक्विपमेंट, यानी मशीनरी का इस्तेमाल, स्पेशली स्मॉल गैसोलीन ट्रैक्टर्स एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द कंबाइन हार्वेस्टर। इट contributed to farmers' decisions to convert arid grassland and to convert it into cultivated cropland। तो चूंकि अब फार्मर्स के पास फार्म इक्विपमेंट मौजूद था जिसमें ट्रैक्टर्स थे और मशीनरी थी, हैवी मशीनरी थी, तो फार्मर्स ने ज्यादा से ज्यादा ग्रासलैंड को कन्वर्ट किया इनटू कल्टीवेटेड क्रॉपलैंड। तो ये तमाम जो ग्रासलैंड्स थे इन पे पहले कभी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया गया था, क्योंकि अमेरिका के नेटिव लोग they were not farmers, they were hunters and gatherers। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कभी प्रैक्टिस नहीं किया गया। तो जब एक बहुत बड़े पैमाने पे एरिड ग्रासलैंड को फॉर द फर्स्ट टाइम उसको कन्वर्ट किया गया टू कल्टीवेटेड क्रॉपलैंड, और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती थी, तो इससे क्या हुआ कि और हवाएं भी यहाँ पे बहुत तेज चलती थी, तो हाई विंड्स की वजह से 1930s में डस्ट बाउल ऑब्जर्व किया गया। तो ये हम एक देख सकते हैं, दिस इज ए हॉर्स एंड म्यूल ड्रिवन कंबाइन हार्वेस्टर। तो कंबाइन हार्वेस्टर एक बहुत बड़ी मशीन है जिसकी मदद से हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये हम देख सकते हैं, दिस इज द कंबाइन हार्वेस्टर। These are the tractors that were used in America in those times. So during the drought of 1930s, the unanchored soil turned to dust, which the prevailing winds blew away in huge clouds that sometimes blackened the sky. They often reduced visibility to 3 feet or less. तो इससे visibility भी बहुत कम हो जाती थी। So we can see these pics. These pictures are showing dust bowl of 1930s. 1930s are also known as the dirties, क्योंकि उस वक्त dust bowl और dust storms they were quite prevalent. अब क्या अमेरिका में जब ये डस्ट बाउल आया, जब ये डस्ट स्टॉर्म्स बहुत प्रिवेलेंट थी, यानी 1930 की दिहाई, इट वाज अ वेरी difficult time for the United States, for the North America, including both America and Canada। तो उनके लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड वो जो है एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल हो गया, और इसके अलावा इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा गया अमेरिका में। तो फिर अमेरिकन हुकूमत ने ऐसा क्या किया, हाउ टू कौन सी स्ट्रेटजीज, विच स्ट्रेटजीज दे यूज्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व सॉइल। तो सबसे पहले ए सॉइल कंजर्वेशन सर्विस was established in 1930s by the US government to combat the soil erosion that was ruining thousands of hectares of farmland and forest। तो सबसे पहले एक सॉइल कंजर्वेशन सर्विस बनाई गई, एस्टैब्लिश की गई 1930 में, ये 30 की दिहाई में एस्टैब्लिश की गई थी। इसका पर्पस क्या था, इस कंजर्वेशन सर्विस का ऑब्जेक्टिव और पर्पस ये था टू फाइट अगेंस्ट द सॉइल इरोजन, जो कि हजारों एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को खराब कर रही थी। सो द डस्ट बाउल वाज टेकिंग इट्स टोल ऑन द वेस्टर्न प्लेन्स एट द सेम टाइम जब ये कंजर्वेशन सर्विस बनाई गई थी।
The SCS program that was developed to save soil is an excellent example of how government should work in the public interest in a democracy. तो ये जो प्रोग्राम है ये रीसेंट हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है कि किस तरह से हुकूमत को अपनी आवाम के इंटरेस्ट में एक डेमोक्रेसी में काम करना चाहिए. A close linkage was established among the federal government in Washington, state governments, land grant universities and counties. तो ये जो soil conservation service थी, it was a collaborative effort. इसमें बहुत से इदारे आपस में कोलैबोरेट कर रहे थे. ये इदारे कौन कौन से थे? एक तो फेडरल गवर्नमेंट थी वॉशिंगटन डीसी में, जो इनका कैपिटल था. वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो कोलैबोरेट कर रही थी विद स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी स्टेट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट कर रही थी. इसके अलावा उनकी जो लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन में थी हुकूमत, और काउंटीज यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, काउंटी लेवल पे भी एक कोलैबोरेशन थी. तो अब ये हाउ they work together. तो उनकी वर्किंग ऐसे होती थी कि फेडरल गवर्नमेंट वॉशिंगटन प्रोवाइडेड द मनी, यूनिवर्सिटीज दे कंट्रीब्यूटेड द रिसर्च, और डिसीजंस कहाँ पे मेक किए जाते थे, बट द डिसीजंस वर मेड लोकली, एंड county agents work directly with landowners or with the stakeholders of the region. So money federal government provide करती थी, पैसा federal government देती थी, universities research में contribute करती थी, लेकिन decisions locally county level पे या district level पे decisions they were made. तो इन्होंने कौन कौन सी इरोजन कंट्रोल स्ट्रेटजीज यूज की इन ऑर्डर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन? टेरेसिंग, ग्रास वाटरवेज, राइपेरियन फॉरेस्ट बफर स्ट्रिप्स, crop rotation and other measures together with improvement in economic and educational status of farmers. यानी एक तो इन्होंने कुछ इस किस्म की फार्मिंग टेक्निक्स यूज की जिनसे सॉइल इरोजन को कम किया जाए. दूसरी गवर्नमेंट की एफर्ट ये थी कि फार्मर्स का इकोनॉमिक स्टेटस बुलंद किया जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, और इसके अलावा उनका एजुकेशनल स्टेटस भी इम्प्रूव किया जाए. फिर इन दोनों जो ये दोनों किस्म की स्ट्रेटजीज थी, इन विच द फार्मिंग स्ट्रेटजीज along with the improvement of economic and educational status of farmers, they led to a reverse tide of soil loss, यानी soil erosion को इसकी मदद से कम किया गया. And a soil conservation ethic was generally accepted by farmers and other landowners. और farmers ने और landowners ने ये बात understand की कि हमें अपने short term benefit के लिए soil erosion जो है उसको उसमें इजाफा नहीं करना चाहिए, बल्कि for a greater good एक सॉइल कंजर्वेशन एथिक होना चाहिए. ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जिनसे सॉइल इरोजन ज्यादा होगी. ये जो मेथड्स अभी हमने बात की कि ये फार्मिंग मेथड्स से अमेरिका में ये यूज किए गए फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, फॉर एग्जांपल terraces, large steps cut into a hillside, reducing slope length and steepness to limit the energy of running water and its ability to carry soil away. So this is the method of reducing soil erosion. Grass waterways लगाए गए, हम देख सकते हैं कि these are two different croplands, और इन croplands के दरमियान grass waterways हैं. इन waterways में हम देख सकते हैं कि there are grasses, तो इन वाटरवेज के दरमियान ग्रासेस लगाए गए. अब ये ग्रासेस क्या करते हैं? ये जो ग्रासेस है जो कि वाटरवेज के बीच में है और साइडों पे हैं, साइडों पे भी हम देख सकते हैं कि ग्रासेस मौजूद है. तो ये जो ग्रासेस हैं दे एक्ट एज filters, they act as filter strips and they trap sediments, they trap soil. तो ये जो soil जब पानी लगाया जाता है फसलों में, दोनों तरफ जब पानी लगाया जाता है फसलों में, for example these are the crops, तो जब इनमें पानी लगाया जाता है और when the water it flows into the grass waterway, the filter strips they trap the soil. इसके अलावा grass waterway में जो grasses मौजूद हैं, these grasses they also trap the soil. ये एक तरीका है टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, यानी जो जब भी फसलों को पानी दिया जाता है ये पानी अल्टीमेटली दरियाओं में पहुंचता है, इट टेक्स द सॉइल अवे विद इट. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन फ्रॉम क्रॉपलैंड, व्हाट इज डन is the construction of these grass waterways.
और ये ग्रास वाटरवेज दे एक्ट एज फिल्टर स्ट्रिप्स एंड दे ट्रैप सेडिमेंट्स एंड सॉइल। फिर इसके अलावा राइपेरियन फॉरेस्ट बफर स्ट्रिप्स का भी एग्जैक्टली सेम फंक्शन है। अब ये जो फॉरेस्ट स्ट्रिप्स हैं, ये फॉरेस्ट स्ट्रिप्स दरियाओं के किनारों पे लगाई जाती हैं। हम देख सकते हैं इस डायग्राम में द 30 मीटर स्ट्रिप ऑफ फॉरेस्ट एट द बैंक्स ऑफ ए रिवर। दिस इज अ रिवर, ठीक है, ये एक रिवर है और इसके किनारे पे तकरीबन 30 मीटर तक एक फॉरेस्ट स्ट्रिप लगाई गई है, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनली दूर तक throughout the banks on both side of the river forest strips of about 30 meter width are grown। तो ये जो फॉरेस्ट स्ट्रिप्स हैं ये भी बफर के तौर पे, राइपेरियन बफर स्ट्रिप्स के तौर पे एक्ट करते हैं। these forests also trap the sediment, trap the soil coming through the agricultural runoff into this direction into the river। तो हम ये देख सकते हैं कि ये क्रॉपलैंड है, ये पैस्चर लैंड है, ये बफर स्ट्रिप है, ये भी बफर स्ट्रिप है और ये रिवर है। तो जब भी यहाँ से क्रॉपलैंड से एग्रीकल्चरल रन ऑफ या पैस्चर से एग्रीकल्चरल रन ऑफ दरिया की तरफ आएगा तो ये जो बफर स्ट्रिप्स हैं दे विल ट्रैप द सेडिमेंट्स, दे विल ट्रैप द सॉइल। क्रॉप रोटेशन एक और तरीकाकार है जिसमें सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है और सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिटर्न किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर पोटैटो फैमिली को लेग्यूम्स और फिर ब्रासिका और फिर रूट्स के साथ रोटेट किया जाए, यानी पहले पोटैटो की फसल लगाई जाए फिर नेक्स्ट फसल लेग्यूम्स की लगाई जाए, तो लेग्यूम्स जो है हम जानते हैं इनकी एक एसोसिएशन है राइजोबियम के साथ, रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया के साथ, और ये जो प्लांट्स हैं ये सॉइल में दोबारा से नाइट्रोजन को उसकी अमाउंट को, नाइट्रेट्स की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह की क्रॉप रोटेशन जिसमें लेग्यूम्स भी लगाए जाएं तो they can also increase the nutrients of the soil, they can enhance the fertility of the soil। अब फेलियर ऑफ SCS, तो अभी हमने सॉइल कंजर्वेशन सर्विस की बात की कि ऑल्दो इट वाज एन एक्सीलेंट सर्विस बट स्टिल because of its success the SCS had so much support in Congress and in the states कि इसकी इतनी सपोर्ट थी कांग्रेस में, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है वहाँ की, और वहाँ पे स्टेट्स में इतनी इसकी सपोर्ट थी कि सून द सर्विस इट इंक्रीजिंगली बिकेम ब्यूरोक्रेटिक। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल बहुत ज्यादा हो गया और ब्यूरोक्रेसी के आने की वजह से ये जो सर्विस थी इट बिकेम लेस रिस्पॉन्सिव टू रेलेवेंट नीड्स। तो लोगों की जो नीड्स थी उनके लिए ये लेस रिस्पॉन्सिव हो गई। So and extended its activities into other areas such as channeling streams and building large dams। तो SCS जिसका ओरिजिनल मकसद, ओरिजिनल पर्पस क्या था, टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, टू इंक्रीज सॉइल कंजर्वेशन, तो अब ये अपने मकसद से हट के ये दूसरे एरियाज में भी इसकी एक्टिविटीज एक्सटेंड हो गई, जैसा कि स्ट्रीम्स बनाना, बड़े बड़े डैम्स बनाना। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, these activities are often questionable, they have questionable value with respect to soil preservation। तो कहा ये जाता है कि अमूमन जो स्ट्रीम्स चैनलिंग स्ट्रीम्स बनाई जाती हैं ज़रूरी इलाकों के साथ, ये बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, तो दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन सॉइल इरोजन रादर देन सॉइल कंजर्वेशन। तो ये भी एक्टिविटी सॉइल इरोजन का बाइस बनती हैं, तो इसलिए SCS सर्विस जो थी वो फेल हो गई। In 1970s, soil erosion again became an urgent national problem because of two new trends। 1970 की दिहाई में अमेरिका में दोबारा से सॉइल कंजर्वेशन की बात हुई, सॉइल इरोजन जो है दोबारा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के सामने आया। अब इसकी क्या वजह थी, 1970 में क्या दो ऐसे नए ट्रेंड्स देखने में आए जिनकी वजह से सॉइल इरोजन दोबारा से एक बड़ा इशू बन के, पब्लिक इशू बन के सामने आया। causes of renewed soil erosion, अब ये दो causes क्या थे। The first was the industrialization of farming। अभी तक हमने mechanization of farming की बात की थी, अब फार्मिंग जो है अमेरिका में, स्पेशली कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों रीजन्स में, नॉर्थ अमेरिका में फार्मिंग इट बिकेम
heavily mechanized and industrialized, यानी fossil fuels का इस्तेमाल, chemicals का इस्तेमाल, pesticides का इस्तेमाल, heavy machinery का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है 1970s में। ये इसमें industrialization अपने peak पे थी। So the first was the industrialization of farming, emphasizing cash crops that were treated less as food than as commodities for sale, especially on the overseas market. So अमेरिका में ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी फार्मिंग की, इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फूड को एज अ फूड कंसिडर नहीं किया जाता था, बल्कि एज अ कमोडिटी, समथिंग टू सेव, जिसको बेचा जाए, एक ऐसी चीज कंसिडर किया जाने लगा। सो ओवरसीज मार्केट पे अमेरिकन फूड की डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन एक बहुत ही लार्ज स्केल पे थी। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली when farms are operated strictly as businesses, तो जब फूड फार्म्स जो है उनको बिजनेसेस के तौर पे चलाया जाता है, तो फिर लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी नहीं देखी जाती, बल्कि शॉर्ट टर्म मुनाफा देखा जाता है। सो when farms are operated strictly as businesses, often by corporations or other absentee owners, short term crop yield is maximized at the expense of maintaining long term fertility and productivity। तो फिर लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। जब एब्सेंटी ओनर्स होंगे, यानी ओनर कहीं और बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, और उसका जो क्रॉप लैंड है वो उसकी एब्सेंस में कुछ और लोग वहां पे सिर्फ ज़राअत कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जस्ट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ फूड, जिसको फिर सेल किया जाएगा, तो फिर ऐसे एब्सेंटी ओनर्स के लिए जमीन की जो फर्टिलिटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी इम्पोर्टेंट नहीं होगी, बल्कि उनका मुनाफा, उनकी यील्ड, क्रॉप यील्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। So the second trend was urban sprawl, as roads and housing developments mushroomed in the rural countryside with little or no concern about the loss of soil and prime farmland। तो हम देख सकते हैं दो ट्रेंड जो 1970 की दिहाई में अमेरिका में देखे गए। एक ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग हुई और फार्म्स पे ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसेस फार्म्स जो है ऑपरेट करते थे, और इनको फूड को बाहर फरोख्त किया जाता था, क्रॉप्स बाहर भेजी जाती थी। इसके अलावा एब्सेंटी ओनर्स थे, यानी ओनर्स खुद अपनी फसलों का, अपनी जमीन का ध्यान नहीं रखते थे, बल्कि ठेके पे काम दिया जाता था। सो ये जो ट्रेंड्स हैं, इनकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी, जो लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी है, उसको मेंटेन नहीं रखा जा सका। अब दूसरा ट्रेंड क्या था? अर्बन स्प्रॉल। अर्बन स्प्रॉल का मतलब है अनकंट्रोल्ड अर्बन डेवलपमेंट। नई रोड्स बनाई गई, नई हाउसिंग डेवलपमेंट्स बनाई गई, स्पेशली रूरल कंट्री साइड पे बनाई गई। अभी हमने ये बात की कि किसी भी मुल्क में जमीन का तकरीबन, जैसे पाकिस्तान में 25 से 28% तक रकबा ज़राअत की काश्त के लिए मौजू है। तो अगर हम अपने रूरल एरियाज में जहाँ पे ज़राअत होती है, वहाँ पे अगर हम हाउसिंग डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वी हैव नो कंसर्न फॉर आवर प्राइम फार्मलैंड। ठीक है, वी हैव नो कंसर्न फॉर द प्राइम फार्मलैंड। वो जमीन जो हमें खुराक दे रही है, we have no concern for that land, and we have no concern for loss of soil, क्योंकि जब एक दफा जमीन के ऊपर जो है पेवमेंट हो जाएगी, कंक्रीट, या उसको पक्का कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जमीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल डाई। तो सॉइल की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन सॉइल क्या है? सॉइल मजमुआ है मिनरल्स का, रॉक्स का एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा सॉइल जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं कि दीज आर द मॉडर्न कंबाइन हार्वेस्टर्स। ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है और सॉइल फर्टिलिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। And this is an example of urban sprawl, the uncontrolled expansion of urban areas। तो urban areas की एक uncontrolled expansion हो रही है, जिसकी वजह से prime farmland convert हो रहा है into housing colonies। और ये ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अमेरिका में 1970 की दिहाई में जब ये दो इश्यूज सामने उभर के आए, तो इसके लिए, इनको खत्म करने के लिए, इनको मिटिगेट करने के लिए, इनका खात्मा करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की गई?
The urgent need to counteract the deleterious effects of these two major land use changes. ये जो दो major land use changes थे, एक industrialization of farming, दूसरा urban sprawl. तो इसके लिए बहुत से इक़दामात किए गए. For example, in 1985, the Conservation Reserve Program was established, which paid farmers to retire 15 million hectares of land. यानी 1985 में एक कंजर्वेशन रिजर्व प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें फार्मर्स को पैसे दिए जाते थे ताकि वो अपने लैंड को रिटायर करें. तो रफली 10% ऑफ द क्रॉप लैंड लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स was converted back to grassland or forest. यानी फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए गए, उनको पैसे दिए गए कि वो अपने लैंड को रिटायर कर दें, उसको कन्वर्ट कर दें बैक टू इट्स ओरिजिनल इकोसिस्टम. यानी अगर वो ग्रासलैंड था तो उसको दोबारा से वो ग्रासलैंड छोड़ दिया जाए या उसको फॉरेस्ट के तौर पे छोड़ दिया जाए. सो ये 10% रकबा, ये एक बहुत बड़ा रकबा है. ये यूनाइटेड स्टेट्स के क्रॉप लैंड का तकरीबन 10% रकबा था जिसको रिटायर कर दिया गया. So within 5 years, US farmers had converted nearly 15 million hectares of cropland to grassland. तो आप देख सकते हैं 15 million hectares is a very large piece of land. इसको grassland में या forest में convert कर दिया गया. The CRP reduced excessive soil erosion by some 40% और soil erosion में 40% तक कमी की गई. इसका नतीजा क्या निकला? हेल्पिंग टू एनहांस फूड सिक्योरिटी ऑन ए ग्लोबल बेसिस. यानी चूंकि अमेरिका में जो फूड प्रोडक्शन होती है वो ग्लोबली पॉपुलेशंस को सस्टेन करती है, तो इसलिए ये सॉइल इरोजन, इसमें कमी की वजह से ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया गया. The non-market benefits from reducing soil erosion and providing habitat quality between 85 and 2000 are estimated to exceed $1.4 billion. यानी $1.4 बिलियन का इजाफा हुआ. यानी नॉन मार्केट बेनिफिट्स हैं. ये कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं है कि आपको उससे ये पैसे मिलेंगे. $1.4 बिलियन कोई अमेरिका की गवर्नमेंट को मिल गए, लेकिन उससे जो नेचुरल कैपिटल क्रिएट किया गया, जो फॉरेस्ट्स हैं उनका अगर उसकी लकड़ी का या उसकी लकड़ी का एक तखमिया लगाया जाए, उसकी एक कॉस्ट लगाई जाए, तो ये बात हमें पता चलती है कि 85 से 2000 तक जो फॉरेस्ट्स, जो ग्रासलैंड्स, वहाँ पे जो एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, उसकी जो नेचुरल कैपिटल है, उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन $1.4 बिलियन तक है. तो ये उसके फवाइद हैं. Topsoil loss. Approximately half of the best farmland in Iowa and Illinois is losing 10 to 20 tons of soil per acre each year. अब हर साल अगर हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें और उसमें इन दो स्टेट्स में 10 से 20 टन सॉइल जो है पर एकड़, ये उसका सॉइल इरोजन की वजह से उसका लॉस हो रहा है. तो the farmland in United States is losing soil at a rate greater than the tolerable level. So to put this in perspective, consider that an acre of topsoil 6 inches weighs about 1000 tons. अगर हम इस बात को समझने के लिए आप अज्यूम करें कि 1 एकड़ जमीन है, उस 1 एकड़ जमीन पे जो 6 इंचेस हैं टॉप सॉइल के, उनका वजन तकरीबन 1000 टन के बराबर होगा. तो इसका मतलब है कि 1 एकड़ में जो 1 इंच है उसका वजन 167 टन के बराबर होगा. तो यानी कि 6 inches per acre is equal to 1000 tons and 1 inch per acre is equal to 167 tons. So an annual loss of 10 tons per acre represents a loss of 1 inch of topsoil every 17 years. यानी अगर हर साल 10 टन लॉस होगा सॉइल का, तो इसका मतलब है 17 सालों में 1 इंच एकड़ का वो गायब हो जाएगा. पर एकड़ 1 इंच गायब हो जाएगा. So if loss per acre is 10 tons per year, then 1 inch per acre is equal to 170 tons per 17 years. यानी 170 tons of soil would be lost in 17 years. तो ये एक बहुत ही रैपिड रेट है soil loss का. Langdale et al. Estimated that for every inch of topsoil loss, a crop yield reduction of at least 10% occurs. यानी जब 1 इंच टॉप सॉइल
हम लूज कर देते हैं किसी भी लैंड पे, तो इसका मतलब है जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसमें 10% कमी वाकया होती है। तो सॉइल लॉसेस फ्रॉम अर्बन एंड सब अर्बन कंस्ट्रक्शन although often of short duration are even more severe। तो जहाँ पे अर्बन कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पे सब अर्बन कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे सॉइल लॉसेस बहुत ज्यादा है। ऑल्दो के कंस्ट्रक्शन थोड़े ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन वहाँ पे सॉइल लॉसेस बहुत ही सिवियर है। losses of 40 tons per acre are not uncommon। इसी तरह से losses of 100 tons per acre have been recorded in extreme cases। तो इस हद तक लॉसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब लॉसेस 100 टन तक होंगे, 40 टन तक होंगे, तो सिर्फ चंद सालों में टॉप सॉइल जो है वो कंप्लीटली इट वुड बी लॉस्ट। Soil erosion resulting from poor land use is of course not new. But what is new? नया क्या है? The accelerated rate and large scale of soil disturbance due to market pressure, due to population increase and due to use of large powerful machines। तो soil इरोजन कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि सॉइल इरोजन बहुत ही एक्सेलरेटेड रेट पे इस वक्त इट इज अकरिंग एट अ वेरी एक्सेलरेटेड रेट। और ये जो सॉइल इरोजन है इसके इम्पैक्ट्स ह्यूमन पॉपुलेशंस पे होंगे। इस वक्त सॉइल इरोजन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर। फार्मर्स जो हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी मार्केट पे मौजूद हो, उनकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमल पैदावार हो। इसके अलावा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इंसानों की आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ फूड इज आल्सो इंक्रीजिंग। और इसके अलावा पावरफुल मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से ये तमाम चीजें मिलके एक स्ट्रेस हैं, सॉइल डिस्टर्बेंसेस कॉज कर रही है। So and the toxic agricultural and industrial chemicals that move downhill and downstream with the displaced soil। तो इसके साथ साथ ये हमने पहले भी बात की कि जब एग्रीकल्चर रन ऑफ में अगर टॉक्सिक एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल केमिकल्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे, केमिकल्स होंगे, तो दे विल reach other soils and they will pollute them, contaminate them। So if the current soil degradation continues, the needs and demands for more food from fewer hectares cannot possibly be met। So अगर soil erosion इसी तरह से जारी रही तो हम जानते हैं कि दुनिया का एक बहुत ही थोड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर के काबिल है। 24% of the world land is suitable for agriculture। तो अगर इस 24% लैंड की इसी तरह से डिग्रेडेशन होती रही, इस पे सॉइल लॉस जारी रहा इसी तरह से, और हम ये भी जानते हैं कि वक्त के साथ आबादी कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है, तो अगर आबादी बढ़ती रही और सॉइल लॉस जारी रहा तो एक वक्त आएगा जब ये जो कुछ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैं इनसे हम फूड डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया होगा ह्यूमन रेस के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कि in the coming decades the humankind will face this issue because of soil loss at a very rapid rate, food and the increased demand of food। Perhaps a time will come when the lands of agricultural lands of our planet they could no longer provide food to the human population। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टिंग सॉइल। अब और कौन सी एक्टिविटीज हैं जो सॉइल को अफेक्ट कर रही हैं? ऑफ कोर्स इरोजन इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम दैट थ्रेटन्स द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस फूड एंड फाइबर फॉर ह्यूमंस। सिर्फ इरोजन एक मसला नहीं है, सॉइल कॉम्पैक्शन भी एक मसला है। सॉइल कॉम्पैक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम इंटेंसिव कल्टीवेशन विद इवन लार्जर एंड हैवियर फार्म मशीनरी and it definitely reduces yields। इसके अलावा about half of the irrigated land of the world are damaged to some extent by salinization। salinization same और थोर भी एक मसला है, soil compaction एक मसला है। So far yields have been maintained despite declines in soil quality। इस वक्त तक दुनिया में yields को, पैदावार को मेंटेन रखा जा रहा है, although हमारी soil quality डिक्लाइन हो रही है, लेकिन ये yield कैसे मेंटेन रखी जा रही है? by pouring on more fertilizer and more water। इस वक्त हमारे पास पानी भी मौजूद है, फर्टिलाइजर भी मौजूद है, तो ये दोनों सब्सिडीज इस्तेमाल करके सॉइल की क्वालिटी में जो डिक्लाइन आ रहा है, डिस्पाइट दैट डिक्लाइन यील्ड यानी पैदावार को मेंटेन रखा जा रहा है। However, this method works for as long as these
these subsidies are relatively inexpensive, which will be less and less the case in the near future. तो ये मेथड उस वक्त तक काम करेगा जब तक पानी अवेलेबल है, जब तक फर्टिलाइजर अवेलेबल है, लेकिन जिस दिन पानी की कमी वाकया होना शुरू होगी, और हम जानते हैं हमारे मुल्क में भी और दुनिया में भी स्पेशली ग्राउंड वाटर जो इस्तेमाल किया जा रहा है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, उसमें कमी वाकया हो रही है, फर्टिलाइजर्स भी महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। तो जब ये महंगी होती जाएंगी ये सब्सिडीज नियर फ्यूचर में, तो फूड प्रोडक्शन जो है वो भी ऑफ कोर्स कम होगी। So this diagram, it shows the impact of human activities. This is compaction, ये जो use of heavy machinery है, it compacts the ground, और plants की growth के लिए ground बहुत ही hard हो जाता है। ये soil erosion है, this is the gradual disappearance of farms due to the urbanization. This is the use of pesticides and herbicides which accumulate in the soil and contaminate it. ठीक है, तो ये मुख्तलिफ issues हैं. These are the impact of human activities on soil. Soil quality as an indicator of environmental quality. In the closing years of 20th century, scientific attention to and publicity on high-yielding crop varieties diverted attention from the fact that maintaining high yields depends on maintaining soil quality. तो इस वक्त जो एक बहुत ही important चीज है which should be understood by humankind is that अगर हम high yield यानी ज्यादा पैदावार हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये जो ज्यादा पैदावार है इट डिपेंड्स ऑन सॉइल क्वालिटी. अगर हम सॉइल क्वालिटी को अच्छा रखेंगे तो हमारी पैदावार भी हायर ज्यादा होगी, फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगी. लेकिन अगर वक्त के साथ साथ सॉइल क्वालिटी घटती जाएगी तो फिर फूड प्रोडक्शन एक वक्त आएगा जब फूड प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी. सो विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन सस्टेनेबल टिलेज एंड डाइवर्सिटी बोथ एट क्रॉप एंड लैंडस्केप लेवल. तो हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होना चाहिए. एज सॉइल इज द चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेंटर फॉर टेरेस्ट्रियल एंड वेटलैंड इकोसिस्टम, सॉइल क्वालिटी शुड बी गुड इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी. In other words, if the quality of soil is being maintained, then whatever is going on in the landscape, whether natural or managed, should be sustainable. अगर हमारी soil की quality अच्छी है तो हमारी जो भी activities हैं वो sustainable होंगी. So soil quality has been defined by Soil Science Society of America as the capacity of a particular kind of soil to function within natural or managed ecosystem boundaries, so to sustain plant and animal productivity, maintain or enhance water quality, and support human health and habitation. So this is a definition of soil quality. The Natural Research Council has a shorter definition. Soil quality is the capacity of soil to promote growth of plants, protect watersheds, and prevent air and water pollution. So this is another definition of soil quality. So अब हम आखिर में conclude करेंगे. हमारा conclusion क्या है कि soil के ऊपर ही हमारा ground water, हमारा surface water, हमारी air, हमारी health, हमारा culture, हमारी production, हमारी biodiversity, it all depends on soil, because soil is the organizing center of all terrestrial ecosystem. So if we want to have a brilliant future for our coming generations, then we need to maintain the quality of the soil. तो हमने soil quality को maintain रखना है. Thank you. This is the end of our presentation.